मेरे लिए स्कूल जाने का रास्ता हमेशा बहुत छोटा लगता था। आखिरकार जब साथ में दोस्त हों तो चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, मुश्किल नहीं लगता। लेकिन कुछ लोगों के लिए स्कूल गेट से क्लासरूम तक का रास्ता भी बहुत लंबा होता है। रास्ते भर उनके साथ दोस्तों की हंसी मजाक नहीं, बल्कि कटु और अपमानजनक अफवाहें चलती हैं। किसी तरह क्लासरूम में पहुंचने के बाद भी उनका स्वागत सहपाठियों की चिंता भरी शुभकामनाओं से नहीं, बल्कि उनकी डेस्क पर लिखे गए जहरीले श्रापों से होता है। वह किसी का ध्यान भी नहीं चाहता था, फिर भी क्लास के सबसे बदनाम स्टूडेंट की नज़र उस पर पड़ गई और वह उसका पंचिंग बैग बन गया। यही था स्कूल में हीरो का एक दिन, जो वर्बल अब्यूज से शुरू होता था और फिजिकल बुलिंग पर खत्म होता था। ऐसा नहीं था कि वह जवाब नहीं दे सकता था या विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन पूरे एकेडमी में सबसे खराब रेपुटेशन रखने वाले व्यक्ति के रूप में, चाहे वह कितनी भी बहसें या लड़ाइयाँ जीत ले, उसकी बदनाम छवि शायद ही सुधर पाती। हीरो अकेले ही पूरे स्कूल की नफरत का केंद्र कैसे बन गया, इसके लिए हमें उसकी कहानी की शुरुआत तक लौटना होगा। लगभग 10 साल पहले, भविष्य में कभी भी फिर से आ सकने वाले डीमन वर्ल्ड के बड़े आक्रमण का सामना करने के लिए विभिन्न देशों ने मिलकर सोलमिराटी एकेडमी को केंद्र बनाकर एक एकेडमी सिटी का निर्माण किया। हर साल अनगिनत युवा अपने सपनों और उम्मीदों के साथ यहाँ सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करने आते थे। हीरो भी कभी उन्हीं में से एक था। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में उम्मीदें। लेकिन 2 साल पहले उसने एक हिडन एबिलिटी जागृत की, एबिलिटी सप्रेशन। सुनने में तो यह बेहद पावरफुल एबिलिटी लगती है। जरा सोचो, अगर एक दिन जागने पर पता चले कि पूरी दुनिया के सभी लोगों की ताकत पहले की केवल 1% रह गई है, तब तो कमजोर लोग भी ताकतवर लोगों को हरा सकते हैं। लेकिन अफसोस, यह एबिलिटी केवल हीरो को ही सप्रेस करती थी। इसे बेकार कहना भी कम होगा। यह पूरी तरह साइड इफेक्ट्स से भरी हुई एबिलिटी थी। हीरो स्वभाव से धैर्यवान और ईमानदार था। वह हमेशा लोगों की मदद करता था और अपने काम को पूरी निष्ठा से करता था। लेकिन वह समझ नहीं पाया कि इतनी अजीब एबिलिटी केवल उसी को क्यों मिली। शायद इसलिए कि यह दुनिया अच्छे लोगों के प्रति ज्यादा दयालु नहीं थी। एबिलिटी जागृत होने के बाद उसकी सारी क्षमताओं की अपर लिमिट बेहद कम स्तर पर स्थायी रूप से लॉक हो गई। यहां तक कि अगर वह किसी स्किल या बफ का इस्तेमाल करता तो उसका प्रभाव दूसरों की तुलना में बहुत कम होता। हीरो की स्थिति वाकई सहानुभूति के योग्य थी, लेकिन इस स्ट्रेंथ सुप्रेमेसी वाली एकेडमी में ऐसे छात्रों को कोई अतिरिक्त दया नहीं मिलती थी। तेजी से कमजोर होते हुए हीरो को जल्द ही सबसे निचली रैंक वाली क्लास में भेज दिया गया। इस एकेडमी में क्लास ही सामाजिक स्तर का प्रतीक थी। ऊंचे स्थान से नीचे गिरते हुए किसी व्यक्ति को देखना बहुत से लोगों के लिए मनोरंजन का साधन था, क्योंकि इस दुनिया में कई लोगों के पास गर्व करने लायक उपलब्धियां नहीं थीं। उनकी श्रेष्ठता की भावना दूसरों को नीचा दिखाने से पैदा होती थी। उनकी नज़र में हीरो सिर्फ एक लूजर नहीं था, बल्कि ऐसा व्यक्ति था जो जीवन भर कभी ऊपर नहीं उठ सकता था। इसी वजह से उसके खिलाफ होने वाली बुलिंग दिन ब दिन बढ़ती गई। और इससे भी बुरी बात यह थी कि उनकी क्लास का होमरूम टीचर भी बेहद घटिया इंसान था। लेकिन वह अपनी आंखों के सामने हो रहे अन्याय को पूरी तरह अनदेखा करता था। वह खुलेआम अपनी ही क्लास के स्टूडेंट्स को गार्बेज और ट्रैश कहता था। उसकी मौजूदगी ने बुलिस को और भी ज्यादा साहसी बना दिया। एक समय था जब हीरो की जिंदगी इतनी बुरी नहीं थी। आखिर वह अपने 2 चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ इस एकेडमी में आया था। बुलिंग इतनी खतरनाक क्यों बन गई? सब कुछ आखिर कैसे बिखर गया? इसकी जड़ एक अफवाह में छिपी थी। कई साल पहले सीमा के पास बसे एक छोटे से गांव में हीरो की मुलाकात एक लड़की से हुई थी। उसका नाम था लीसा। उस दिन हीरो मछली पकड़ने गया था। मछली तो नहीं मिली, लेकिन किस्मत ने उसे लीसा से मिलवा दिया। लीसा के पिता का निधन हो चुका था। इसके बाद वह अपनी मां के साथ गांव में रहने आ गई थी। एक साधारण सा अभिवादन दोनों की दोस्ती की शुरुआत बना। धीरे धीरे लीसा हीरो की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। उसकी वजह से हीरो की साधारण और शांत जिंदगी रंगों से भर गई। कुछ साल बाद लीसा ने बताया कि वह एकेडमी सिटी में पढ़ने के लिए गांव छोड़ने वाली है। अचानक मिली इस खबर ने हीरो को बेचैन कर दिया। उसने तुरंत कहा कि वह भी उसके साथ जाएगा, क्योंकि वह उस लड़की की रक्षा करना चाहता था जिससे वह प्यार करता था। वह उसके सपनों को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देखना चाहता था। लीसा इस बात से हैरान भी हुई और खुश भी। आखिर हीरो अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसने कभी यह नहीं कहा था कि वह बड़े शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। लीसा ने हीरो को गले लगाकर उसका जवाब दिया। उस एक आलिंगन में सब कुछ छिपा था। उसके बाद हीरो अपने परिवार के विरोध के बावजूद लीसा और कैन के साथ एकेडमी सिटी की ओर निकल पड़ा। तीनों ने मेहनत की और एकेडमी में प्रवेश पा लिया। सुंदरता और प्रतिभा से भरपूर लीसा जल्द ही एकेडमी की गॉडेस बन गई। पहले ही साल में उसे सबसे ऊंची रैंक वाली क्लास में भेज दिया गया। दूसरी ओर
हीरो का प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट बस पासिंग लाइन पर था। उसे पढ़ाई में काफी संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन उसे इससे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वह उस लड़की के पास रह पा रहा था जिससे वह प्यार करता था। उसके लिए यही काफी था। लेकिन खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिक सकीं। एबिलिटी सप्रेशन जागने के बाद हीरो की ताकत लगातार गिरने लगी। उसकी रैंक तेजी से नीचे आती गई और फिर एक दिन एक अफवाह पूरे एकेडमी में फैल गई। अफवाह यह थी कि हीरो ने लीसा को धोखा दिया है। हीरो को समझ ही नहीं आया कि यह अफवाह आई कहां से, लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब लीजा ने भी उस पर विश्वास कर लिया। वह लड़की जिसकी मुस्कान हमेशा प्यार से भरी रहती थी, अब उसकी आंखों में सिर्फ ठंडापन था। लीसा बिना कुछ पूछे चली गई। उसने हीरो को सफाई देने का एक मौका तक नहीं दिया। उनके सभी चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी लीसा के पक्ष में खड़े हो गए। किसी ने हीरो की बात सुनने की कोशिश नहीं की और बाहरी लोगों की नज़र में हीरो एक साधारण लड़का था। न ताकत, न स्टेटस, न कोई खास पहचान। ऐसा इंसान एकेडमी की गॉडेस के साथ रिलेशनशिप में हो, यह बात ही बहुत लोगों को पसंद नहीं थी। अब जब उसके ऊपर चीटिंग का आरोप लग गया तो लोगों को उससे नफरत करने का और बड़ा कारण मिल गया। लीसा का उसे ब्रेकअप कर लेना लोगों के लिए इस अफवाह का सबूत बन गया। धीरे धीरे हीरो की रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब लोग उसे सिर्फ कमजोर नहीं बल्कि घटिया इंसान भी समझने लगे थे। उसके बाद स्कूल में होने वाली बुलिंग और भी ज्यादा बढ़ गई। कोई भी उसके लिए सहानुभूति महसूस नहीं करता था। और फिर एक दिन हीरो को एक ऐसी खबर मिली जिसने उसके बचे हुए दिल को भी तोड़ दिया। लीजा का नया बॉयफ्रेंड बन चुका था और वह कोई और नहीं बल्कि उनका बचपन का दोस्त कैन था। कैन और हीरो में जमीन आसमान का अंतर था। जहां हीरो की ताकत लगातार गिर रही थी, वहीं कैन एक जन्मजात प्रतिभाशाली स्टूडेंट था। उसकी शक्ति और प्रतिभा लिसा के बराबर थी। दोनों एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स में गिने जाते थे। जब हीरो ने यह खबर सुनी तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह यकीन ही नहीं कर पा रहा था। उसका दिल बार बार कह रहा था कि शायद यह झूठ हो, शायद कोई गलतफहमी हो। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने अपनी आंखों से सब देख लिया। शहर की एक सड़क पर चलते हुए उसने लीसा और कैन को साथ देखा। दोनों एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उनके चेहरों पर मुस्कान थी, उनकी बातचीत में अपनापन था, उनकी आंखों में खुशी थी। उसी क्षण हीरो को समझ आ गया, लीसा की मुस्कान कभी गायब नहीं हुई थी, वह सिर्फ उसके लिए गायब हुई थी। अब वह मुस्कान किसी और की थी। हीरो वहीं खड़ा रह गया। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। आसपास मौजूद लोग भी लीसा और कैन को देखकर तारीफ कर रहे थे। सबका मानना था कि यही सही जोड़ी है, एक सुंदर और शक्तिशाली लड़की, एक प्रतिभाशाली और ताकतवर लड़का। दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए लगते थे। और दूसरी तरफ हीरो, अब किसी को याद भी नहीं था कि कभी लीसा उसके साथ थी। उस दिन हीरो की दुनिया पूरी तरह टूट गई। उस पर चीटिंग का झूठा आरोप लगा। उसे एकेडमी का सबसे बदनाम इंसान बना दिया गया। उसकी गर्लफ्रेंड बिना किसी स्पष्टीकरण के उसे छोड़कर चली गई और अब वह उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ थी। लेकिन फिर भी हीरो पूरी तरह नहीं टूटा, क्योंकि उसकी जिंदगी में एक और इंसान था। एक ऐसा इंसान जिसने उसे दोबारा जीना सिखाया। उस दिन भी हमेशा की तरह स्कूल में उसे बुरी तरह पीटा गया। क्लास का सबसे खतरनाक प्रॉब्लम स्टूडेंट फिर से उस पर टूट पड़ा। लेकिन अजीब बात यह थी कि हीरो ने कोई शिकायत नहीं की। वह चुपचाप सब सहता रहा। उसकी सहन शक्ति किसी लोहे जैसी थी। मार खाने के बाद भी उसके शरीर पर ज्यादा चोटें दिखाई नहीं देती थीं, मानो उसका शरीर दर्द का आदी हो चुका हो। जब वह इन्फर्मरी में होश में आया तो उसने टीचर का धन्यवाद किया और स्कूल से निकल गया। लेकिन घर जाने के बजाय वह सीधे एकेडमी सिटी के दक्षिण में मौजूद जंगल की ओर चल पड़ा। यह जंगल बेहद खतरनाक था। यहाँ कई शक्तिशाली मॉन्स्टर्स रहते थे। आम स्टूडेंट्स तो वहां जाने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस जंगल में मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा खतरनाक कोई मौजूद था और हीरो उसी से मिलने जा रहा था। जंगल के भीतर एक महिला बिजली की रफ्तार से उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में कटाना थी। अगले ही पल टन, दो तलवारें आपस में टकराईं। जंगल के भीतर तलवारों की आवाज गूंजने लगी। पेड़ों की पत्तियां हवा में उड़ रही थीं। दो परछाइयां तेज गति से जंगल में दौड़ रही थीं। यह कोई अभ्यास नहीं था, यह असली लड़ाई थी। और हीरो का प्रतिद्वंद्वी था उसका मास्टर, एक रहस्यमयी महिला सोर्ड मास्टर। वह दिखने में युवा थी, लेकिन उसकी ताकत किसी दैत्य से कम नहीं थी। वह सोर्ड ऑरा और बॉडी टेक्निक्स की महान विशेषज्ञ थी। हीरो ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी वह मास्टर के सामने टिक नहीं पाया। कुछ ही मिनटों में उसे फिर हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बार वह निराश नहीं हुआ, क्योंकि यह हार उसे कमजोर महसूस नहीं कराती थी, बल्कि मजबूत बनाती थी। मास्टर के सामने लड़ते समय हीरो वैसा इंसान नहीं होता था जैसा एकेडमी में था। यहां वह खुलकर बोलता था, मजाक करता था, बहस करता था, यहां तक कि कभी कभी मास्टर के साथ ट्रैश टॉक भी कर लेता था।
धीरे धीरे उसकी बंद हो चुकी भावनाएं फिर से जाग रही थीं। उसका दिल जो कभी पूरी तरह टूट चुका था अब दोबारा जीना सीख रहा था। और यह सब संभव हुआ था उस महिला की वजह से जिसने उसे 1.5 साल पहले जंगल में पाया था। लगभग 1.5 साल पहले मास्टर जंगल में अकेली रह रही थी। एक दिन उसने जंगल के अंदर एक लड़के को देखा। वह लड़का था हीरो। उस समय हीरो की हालत बेहद खराब थी। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों से चमक गायब हो चुकी थी, शरीर कमजोर था, लेकिन फिर भी वह लगातार अपनी तलवार घुमा रहा था, बार बार, बार बार और बार बार, मानो वह किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा हो, मानो वह अपने अंदर जमा सारी पीड़ा को बाहर निकालना चाहता हो। उस समय जंगल मॉन्स्टर से भरा हुआ था। जरा सी गलती उसकी जान ले सकती थी, लेकिन हीरो को अपनी जान की परवाह तक नहीं थी। उसकी आंखों में ऐसा खालीपन था कि मास्टर कुछ पल के लिए चुप रह गई, क्योंकि वह नजारा उसे अपने अतीत की याद दिला रहा था। कभी वह भी ऐसी ही थी, टूटी हुई, अकेली और दुनिया से निराश। हीरो को देखकर ऐसा लगा जैसे वह अपने पुराने स्वरूप को देख रही हो, इसीलिए वह उसे अनदेखा नहीं कर सकी। तभी अचानक मॉन्स्टर्स का एक झुंड हीरो की ओर बढ़ा। हीरो उस समय अपनी दुनिया में खोया हुआ था। उसे खतरे का एहसास तक नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल स्विश, एक चमकती हुई तलवार हवा को चीरती हुई निकली। कुछ ही सेकंड में सारे मॉन्स्टर्स जमीन पर गिर चुके थे। हीरो ने ऊपर देखा और पहली बार मास्टर को देखा। यही थी उनकी पहली मुलाकात। शायद यह सिर्फ एक पल की सनक थी। मास्टर ने फैसला किया कि वह अपनी वह मार्शल आर्ट्स और स्वॉर्ड्समैनशिप जो उसने आज तक किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं सिखाई थी, इस युवा लड़के को सिखाएगा। शरीर के अंदर की ची को दोनों पैरों में केंद्रित करके तेज गति से चलने वाली चाल, ची को तलवार की धार पर चढ़ाकर वार के साथ छोड़ा जाने वाला वॉइड स्लैश। हीरो के लिए जिसकी ची की मात्रा बेहद कम थी, ऐसी तकनीकें बिल्कुल उपयुक्त थीं, क्योंकि वह अपनी सीमित ची को पूरी तरह तलवार पर केंद्रित कर सकता था। शुरुआत में मास्टर को इस लड़के से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे यह देखकर हैरानी हुई कि हीरो ने सिर्फ 1.5 साल के भीतर उसकी सिखाई हुई सारी तकनीकों में महारत हासिल कर ली। हालांकि ची की मात्रा कम होने की वजह से वह वास्तविक लड़ाई में इन तकनीकों का ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर सकता था। फिर भी उसका स्तर इतना ऊंचा था कि वह अपनी उम्र के अधिकांश लोगों को आसानी से पीछे छोड़ सकता था। अगर वह अपनी ताकत का सिर्फ 20% भी दिखा दे तो कोई भी उसे इतना कमजोर समझकर सताने की हिम्मत नहीं करेगा। इसका एक ही कारण हो सकता था, हीरो अभी तक अपने सबसे प्रिय लोगों को खोने के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। वह अब भी खुद को दुनिया से अलग किए हुए था, हकीकत से भाग रहा था, दूसरों की सारी नफरत और बुरी बातें बिना विरोध के स्वीकार कर रहा था और एक तरह से खुद को ही सजा दे रहा था। सिर्फ स्कूल से निकलकर जंगल में प्रशिक्षण करने के दौरान ही वह थोड़ी देर के लिए उन दर्दों को भूल पाता था, लेकिन बदले में उसे कुछ नए दर्द भी झेलने पड़ते थे। उदाहरण के लिए, अगर वह मास्टर से हार जाता तो रात के खाने के लिए सामग्री जुटाने की जिम्मेदारी उसी की होती। जंगल में कुछ देर घूमने के बाद हीरो ने अचानक एक गुस्से भरी दहाड़ सुनी। उसने अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ी और तेजी से आवाज की दिशा में बढ़ गया। आगे एक खुले मैदान में उसे 2 प्रथम वर्ष की लड़कियां दिखाई दीं। विशालकाय बर्जर्क बेयर उन दोनों के लिए ज्यादा परेशानी नहीं बना। लाल आंखों वाली परिचित काले लंबे बालों की लड़की ने अपनी तलवार सीधे भालू के दिल में घोंप दी, जबकि उसकी साथी हल्के रंग के बालों वाली लड़की जिसके पास अपार मैजिकल पावर थी, उसने विंड मैजिक का प्रयोग करके दूसरे भालू के शरीर को टुकड़ों में उड़ा दिया। बर्सर्क बियर आमतौर पर झुंड में नहीं चलते। शायद इसी सामान्य ज्ञान पर बहुत अधिक भरोसा करने की वजह से लड़ाई खत्म होते ही हल्के बालों वाली लड़की कुछ क्षण के लिए ढीली पड़ गई। वह अपने पीछे छिपी हुई एक और परछाई को तुरंत नहीं देख पाई। सौभाग्य से काले लंबे बालों वाली लड़की ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी साथी की ओर बढ़ रहे तीसरे भालू के हमले को रोक लिया। उसकी सुंदर और लगातार तलवारबाजी ने बर्जर्क बेयर को कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह जकड़ दिया, और यही आधा सेकंड का मौका हीरो के लिए पर्याप्त था। उसने अपनी मेहनत से सीखी हुई सोड ची को छोड़ दिया। तुरंत ही आखिरी बर्जर्क बेयर जमीन पर गिर पड़ा। ची के अधिक उपयोग से थका हुआ हीरो वहीं खड़ा होकर भारी सांसें लेने लगा। दोनों लड़कियां उसकी ओर बढ़ीं। उन्होंने अपना परिचय दिया और सबसे पहले उसकी मदद के लिए चिंता और आभार व्यक्त किया। लेकिन यह बात हीरो को कुछ असहज कर गई। पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय में वह हमेशा जानबूझकर दूसरे छात्रों से दूरी बनाकर रखता था, क्योंकि एक निकम्मे के रूप में उसकी बदनामी सब जगह फैल चुकी थी और एक घटिया लड़के के रूप में भी उसका नाम दूर दूर तक मशहूर था। जब भी वह अपना नाम बताता, सामने वाले का रवैया तुरंत बदल जाता। ऐसी चीजों का सामना वह दोबारा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके सामने खड़ी महिला
बहुत दोस्ताना अंदाज में उसकी ओर इशारा कर रही थी और उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। अब हीरो के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने सिर झुकाकर वह बदनाम नाम बता दिया जिससे हर कोई दूर भागता था। लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। हल्के बालों वाली लड़की शायद लोगों से बातचीत करने में अच्छी नहीं थी। वह अब भी अपनी दोस्त के पीछे छिपी हुई थी और उससे नजरें मिलाने से बच रही थी। वहीं काले लंबे सीधे बालों वाली लड़की का रवैया बिल्कुल नहीं बदला। हीरो के परिचय देने के बाद उसने बड़े उत्साह से हीरो के बारे में पूछना शुरू किया और हीरो के जवाब ने उसे काफी हैरान कर दिया। काले लंबे सीधे बालों वाली लड़की खुद एक बेहतरीन तलवारबाज थी। उसकी नज़र में हीरो की तकनीक बिल्कुल साधारण नहीं थी। ऐसा व्यक्ति आखिर सबसे निचली क्लास में कैसे हो सकता था? क्षमता दबाने वाली शक्तिशाली स्किल जागने के बाद भी वह अकेला जंगल में घूमता रहा था। इस विरोधाभास से भरे आदमी के प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन उसका एक अनजाने में पूछा गया सवाल मानो हीरो के दिल के दर्द को छू गया। इस बात के लिए काले लंबे सीधे बालों वाली लड़की को भी गहरा अफसोस हुआ। वाकई इन बातों का जिक्र करना ठीक नहीं था। हीरो बहुत अनिच्छुक था, लेकिन अपनी ही उम्र के किसी व्यक्ति से धन्यवाद सुनना और सामने वाले का दिल से उसके प्रति जिज्ञासा व्यक्त करना, यह एक ऐसा अनुभव था जिसे हीरो लगभग भूल चुका था। अनजाने में ही उसके दिल की सच्ची बातें भी बाहर निकल गईं। हालांकि उसके लिए शक्तिशाली बन पाना लगभग असंभव था, लेकिन यह उसके लिए कुछ न करने का कारण नहीं बन सकता था। इतनी मुश्किल परिस्थितियों में होने के बावजूद वह अब भी दुनिया के विरुद्ध डटा हुआ था। हीरो की इस जिद पर काले लंबे सीधे बालों वाली लड़की ने दिल से उसकी प्रशंसा की। एक हमउम्र होने के नाते उसे लगा कि जाने से पहले हीरो को एक दोस्ताना चेतावनी देनी चाहिए। दरअसल वे दोनों जंगल में इसीलिए आए थे क्योंकि अकादमी को ड्रैगन के देखे जाने की सूचना मिली थी। हालांकि उनकी जांच में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन हीरो की किस्मत को देखते हुए हो सकता है अगले ही मोड़ पर उसे कोई जंगली ईवल ड्रैगन मिल जाए। हीरो ने उसकी चेतावनी के लिए धन्यवाद दिया और दोनों से विदा लेकर जल्दी से वहां से चला गया। तभी काले लंबे सीधे बालों वाली लड़की अपने हल्के बालों वाली साथी की ओर मुड़ी। अपनी मित्र के व्यवहार से वह थोड़ा असंतुष्ट और हैरान थी। चाहे तुम कितनी भी शर्मीली क्यों न हो, यह उस व्यक्ति के प्रति सही रवैया नहीं है जिसने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है। जो मित्र अब तक चुप थी, आखिरकार उसने मुंह खोला। श्याओआई, तुम इस इंसान से दूर ही रहो। यह शायद वही आदमी है जिसने लीसा की भावनाओं से खेला था। अपनी मित्र की बात सुनकर काले लंबे सीधे बालों वाली लड़की बहुत हैरान रह गई। वह तुरंत कुछ नहीं बोली, बल्कि गहरी सोच में पड़ गई। इस थोड़े समय के संपर्क से उसे नहीं लगा कि हीरो ऐसा घटिया इंसान है। तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए आखिर उसने अपनी प्रिय तलवार कितनी बार घुमाई थी, यह बात तो वह खुद भी अब गिन नहीं सकती थी। फिर भी वह हीरो की तरह इतने कम समय में इतनी उच्च सटीकता वाली सोड ऑरा नहीं बना सकती थी। ऐसा करने के लिए हीरो ने निश्चित ही ऐसी मेहनत की होगी जिसकी कल्पना सामान्य लोग भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति तलवार के प्रति इतना गंभीर हो और तलवार का इस्तेमाल इतना संयम से करता हो, क्या वह सच में अपनी पवित्र तलवार से ऐसे शर्मनाक काम करना चाहेगा? अफवाहों और अपनी आंखों से देखी हुई सच्चाई के बीच का अंतर उल्टा काले लंबे सीधे बालों वाली लड़की के मन में हीरो को और अधिक जानने की इच्छा पैदा कर गया। अफवाहों की तुलना में वह अपनी आंखों से देखी बातों और अपनी भावनाओं पर अधिक भरोसा करती थी। काले लंबे सीधे बालों वाली लड़की अकादमी की सबसे शक्तिशाली छात्रा बन सकी तो उसके पीछे केवल उसका असाधारण परिवेश और प्रतिभा ही कारण नहीं थे। उसे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह कभी भी दूसरों की बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करती थी। वह हमेशा खुद सोचती थी और सही गलत का फैसला स्वयं करती थी। इसलिए वह अकादमी में हीरो से दोबारा मिलने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। लेकिन अफसोस, चीजें उसकी कल्पना जितनी आसान नहीं थीं। उस दिन काले लंबे सीधे बालों वाली लड़की ने अभी अभी लीसा के साथ अपनी अभ्यास लड़ाई खत्म की थी। तभी उसने देखा कि हीरो दूर एक कोने में खड़ा होकर चुपचाप उन्हें देख रहा था। वह हाथ उठाकर उसे अभिवादन करने ही वाली थी, लेकिन हीरो बिना पीछे देखे ही वहां से चला गया। हालांकि काले लंबे सीधे बालों वाली लड़की ने इस रूखे व्यवहार को दिल पर नहीं लिया। भले ही उसे थोड़ा झटका लगा था, लेकिन वह खुद भी अच्छी तरह समझती थी कि हीरो दूसरों से संबंध नहीं रखना चाहता। शायद इसलिए क्योंकि वह अपनी बदनामी को लेकर चिंतित था, और इस सब की जड़ निश्चित रूप से वही बेवफाई वाली अफवाह थी। इस मामले की पूरी जानकारी वह पहले ही अपनी दोस्त से पूछकर जान चुकी थी। हालांकि कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने हीरो को बेवफाई करते हुए अपनी आंखों से देखा था, लेकिन कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया था। जिस लड़की के साथ बेवफाई की बात कही जा रही थी, उसकी पहचान आज तक एक रहस्य बनी हुई थी।
सिर्फ एक तरफा आरोपों के आधार पर काले लंबे सीधे बालों वाली लड़की का मानना था कि अफवाहों और दूसरों की राय सुनकर किसी के बारे में फैसला कर लेना बहुत मूर्खतापूर्ण बात है। उसने मन ही मन तय कर लिया कि किसी दिन अवसर मिलने पर वह इस बारे में हीरो से आमने सामने बात करेगी। काले लंबे सीधे बालों वाली लड़की हीरो के मामले को लेकर इतनी चिंतित क्यों थी? कारण वास्तव में बहुत सरल था। जब किसी व्यक्ति के बारे में हमारी राय दुनिया की आम राय से अलग होती है तो हम अक्सर अपनी सोच को सही साबित करने की इच्छा रखते हैं। अपनी कमजोर और बीमार बहन की रक्षा करने के लिए काले लंबे सीधे बालों वाली लड़की ने अपनी उम्र के लोगों से कहीं अधिक मेहनत की थी। आखिरकार उसी मेहनत की बदौलत वह अकादमी की सबसे श्रेष्ठ छात्रा बनी थी। लेकिन हीरो के साथ हुई उस छोटी सी मुलाकात में उसे इस सहपाठी से अपने जैसा ही एक एहसास मिला था। उसकी सहज भावना उसे बता रही थी कि ऐसा व्यक्ति कभी भी नीच या घटिया इंसान नहीं हो सकता। बहन, मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूं। यही हैं वो अच्छे बड़े भाई जिनका मैंने पहले जिक्र किया था। अच्छे बड़े भाई, ऐसे इंसान का नीच व्यक्ति होना बिल्कुल असंभव है। समय को 2 मिनट पहले की ओर वापस ले चलते हैं। उस दिन दोपहर में काले लंबे सीधे बालों वाली लड़की अपनी छोटी बहन के साथ दोपहर का भोजन करने जा रही थी। लेकिन उसने देखा कि उसकी बहन और हीरो घास के मैदान पर बैठे हंसते बातें कर रहे थे। अपनी बड़ी बहन को देखकर छोटी बहन ने खुशी खुशी उसे भी बैठकर साथ खाने के लिए बुलाया। तभी हीरो को पता चला कि कुछ दिन पहले एक शरारती बिल्ली के कारण छोटी बहन का वह ब्रेसलेट खो गया था जो उसकी बड़ी बहन ने उसे उपहार में दिया था, और हीरो ने ही वह ब्रेसलेट उस बिल्ली से वापस दिलाया था। सौभाग्य से वह सिर्फ एक बिल्ली थी, लेकिन इस बार हैरान होने की बारी हीरो की थी। ये दोनों लड़कियां वास्तव में बहनें थीं, और पता नहीं क्यों दोनों बहुत स्वाभाविक ढंग से ऐसा व्यवहार कर रही थीं, मानो अगला कदम यही हो कि वे तीनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। ऐसे दृश्य का सपना तो अनगिनत लड़के देखा करते हैं, लेकिन हीरो ने तो इसे देखते ही प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया की तरह पीछे हटना चाहा। इसके पीछे का कारण काले लंबे सीधे बालों वाली लड़की ने तुरंत समझ लिया। उसने बहुत सोच समझकर सुझाव दिया, क्यों न हम किसी शांत जगह पर जाकर खाना खाएं। इसके बाद दोनों बहनें लगभग हीरो को साथ खींचते हुए भीड़ से दूर एक छोटे से जंगल में ले गईं। बहनों का ईमानदार और खुला स्वभाव हीरो की सतर्कता को थोड़ा कम कर गया। काले लंबे सीधे बालों वाली लड़की ने मन ही मन सोचा कि शायद यही सही मौका है। फिर उसने बातचीत का विषय धीरे धीरे हीरो की ओर मोड़ने की कोशिश की। तुमने उस दिन कहा था कि तुम्हारी क्षमता दबा दी गई है, इसलिए कोई भी तुम्हारे साथ टीम बनाना नहीं चाहता। लेकिन मेरा मानना है कि अगर तुम जंगल में दिखाई गई अपनी तलवारबाजी और कौशल का प्रदर्शन कर दो तो तुम आसानी से सबसे कमजोर छात्र वाला टैग हटा सकते हो। तो फिर तुम लगातार दूसरों को अपने करीब आने से क्यों रोकते हो? क्या तुम अब भी उस अफवाह की वजह से परेशान हो? तुम गलत मत समझना, मुझे उस तरह की अफवाहों की सच्चाई पर काफी संदेह है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में अपनी तरफ से अनुमान नहीं लगाना चाहती। मैं फिर भी उम्मीद करती हूं कि तुम्हारे अपने मुंह से इस मामले की सच्चाई सुन सकूं। हालांकि काले लंबे सीधे बालों वाली लड़की ने बहुत सावधानी से अपने शब्द चुने थे, फिर भी हीरो को इस तरह का बिल्कुल सीधे दिल पर वार करने वाला सवाल बेहद असहज कर गया, मानो उसके भीतर कुछ पागलों की तरह उफान मार रहा हो। हीरो के चेहरे पर असामान्य रूप से पीड़ा झलकने लगी। वह खड़ा हो गया और दोनों बहनों को अलविदा कहकर मुड़कर वहां से चला गया। अपनी चिंतित छोटी बहन को देखकर काले लंबे सीधे बालों वाली लड़की ने आह भरी। लगता था कि हीरो अब भी अपने अतीत की छाया से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया था। लेकिन गलती उसकी नहीं थी, असल में यह उसकी अपनी ही असंवेदनशील हरकत थी। सिर्फ अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसने एक बार फिर हीरो के पुराने घाव को छेड़ दिया था। इस बात से वह दुखी भी हुई और खुद को दोषी भी मानने लगी। हालांकि काले लंबे सीधे बालों वाली लड़की का व्यक्तित्व इसी तरह की कहानियों की अन्य नायिकाओं की तुलना में कोई विशेष रूप से अलग नहीं था, लेकिन उसका यह गुण कि वह स्वतंत्र रूप से सोच सकती थी। समस्या देखते ही उसे साफ साफ कह देती थी। उसमें सहानुभूति भी थी और आत्मचिंतन करने की क्षमता भी। सच कहें तो काफी आकर्षक था। हीरो, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अपने सामने मौजूद इस इंसान की कद्र करो। अतीत की ओर वापस मत देखो। बड़ी मुश्किल से तुम्हें कोई ऐसा मिला है जो सचमुच तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हीरो ने एक बार फिर उसे खुद से दूर धकेल दिया। यह आदत की जरा सा मानसिक आघात मिलते ही वह तुरंत अपने खोल में सिमट जाता है। देखकर सच में गुस्सा आता था। अच्छी बात यह थी कि इस बार लेखक का इरादा हीरो को यूं ही भागने देने का नहीं था। जब हीरो उस छोटे जंगल से बाहर निकला तो उसके सामने वही लोग खड़े थे जिनसे मिलने से वह सबसे ज्यादा डरता था। लीसा, केन और लीसा की सबसे अच्छी सहेली। याद है, अकादमी में दाखिला लेने के शुरुआती 6 महीनों में इन चारों ने साथ मिलकर बहुत अच्छे दिन बिताए थे।
लेकिन अब उनके बीच हीरो के लिए कोई जगह नहीं बची थी। हीरो को देखते ही लीसा के चेहरे पर तुरंत ऐसा भाव आ गया मानो उसने अपने पिता के हत्यारे को देख लिया हो। उसके चेहरे के भाव बदलने की गति इतनी तेज थी कि वर्षों से अभिनय की दुनिया में काम करने वाले विशेषज्ञ भी शर्मिंदा हो जाए। लीसा की प्रतिक्रिया देखकर हीरो के चेहरे पर दर्द का भाव और गहरा हो गया। उसने किसी तरह खुद को संभाला और अभिवादन करने के लिए मुंह खोला, लेकिन लीसा ने तुरंत उसे रोक दिया। मेरे पास मत आओ, मैं वह चेहरा नहीं देखना चाहती। अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं चली जाऊंगी। ये कहकर लीसा खड़ी हो गई और जाने की तैयारी करने लगी। अभी हीरो कुछ कहने ही वाला था कि लीसा की सबसे करीबी सहेली ने एकदम T0 स्तर का प्रदर्शन कर दिया। उसने जोर से हीरो को डांटा और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। अफवाह कुछ इस तरह थी, एक बॉयफ्रेंड होने के नाते अगर सामने वाला तुम्हारी बात सुनना ही न चाहे तो भी तुम्हें लगातार सफाई देते रहना चाहिए। पूरे स्कूल द्वारा ठुकराए जाने जैसी परिस्थिति में मजबूत बनना सीखना चाहिए। पूरी दुनिया के सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए और फिर दोबारा हमारा विश्वास जीत लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बस प्यार और दोस्ती खो दोगे, पढ़ाई और जवानी खो दोगे, अपनी प्रतिष्ठा और शायद अपनी पूरी जिंदगी भी। लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तो बहुत सी बातों पर विचार करना पड़ता है। नहीं, सच में तुम जैसे लोग किसी के दोस्त कहलाने के लायक भी हो। इतने साल साथ रहने के बाद भी तुम्हें हीरो के चरित्र पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। तुम्हें तो छोड़ ही दो, सच्चाई जानने की कोई जरूरत नहीं समझी गई, तथ्यों की जांच करने की कोई कोशिश नहीं की गई, सफाई सुनने की कोई इच्छा नहीं थी। नतीजा पहले ही दिमाग में तय कर लिया गया था। और जब किसी पर न्याय के नाम पर आरोप लगाने और फैसला सुनाने की बात आती है तभी सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाते हो। जो लोग अपने दोस्तों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं वे या तो मूर्ख होते हैं या फिर बुरे इंसान। इसके मुकाबले हीरो की बचपन की सहेली का रवैया उसके प्रति कुछ अधिक नरम था। उसने बस एक बेहद अफसोस भरा चेहरा बनाया। लेकिन मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत उसी से है। आखिर लीसा और हीरो के ब्रेकअप के बाद इस घनिष्ठ मित्र ने न केवल बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की बल्कि मौके का फायदा उठाया और कुछ ही समय बाद उसने लीजा के साथ प्रेम संबंध भी बना लिया। जिसे सबसे ज्यादा फायदा होता है उसी के पास सबसे बड़ा मकसद भी होता है। मुझे गंभीर संदेह है कि सारा खेल उसी ने रचा था। हालांकि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। मंगा में बालों का रंग दिखाई नहीं देता, लेकिन यह बचपन का पुरुष मित्र काफी संभव है कि एक ब्लॉन्ड लड़का हो। बेशक अगर मेरा अनुमान सही भी हो तो भी मेरा मानना है कि असली दोषी वह बचपन की मित्र है जिसमें स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता ही नहीं थी। लेकिन इस तरह सोचें तो हीरो का नुकसान भी शायद इतना ज्यादा नहीं हुआ। अफवाहों ने उसे गहरी चोट जरूर पहुंचाई, लेकिन इसी बहाने वह एक ही बार में इन तथाकथित दोस्तों का असली चेहरा देख पाया और इन जहरीले लोगों से पूरी तरह नाता तोड़ पाया। उस कुत्ते कुतिया जैसी जोड़ी को एक दूसरे के साथ ही बांध दिया गया ताकि वे बाहर निकलकर किसी और को नुकसान न पहुंचा सकें। और हीरो खुद को फिर से संभालकर काले लंबे सीधे बालों वाली लड़की के साथ, जिसका स्वभाव उनसे 10,000 गुना बेहतर है, अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू कर सकता था। क्या यह शानदार नहीं होता? दुर्भाग्य से हीरो इतनी दूर तक सोच ही नहीं पाया। अपने दोस्तों के आरोपों और गालियों का सामना करते हुए वह खुद का बचाव भी नहीं कर सका। इसने उसे एक बार फिर गहरी निराशा और हताशा में धकेल दिया। आखिरकार वह पूरी ताकत से भागता हुआ दक्षिण के जंगल की ओर लौट गया। भागते भागते हीरो को एहसास हुआ कि वह किसी ऐसी जगह आ गया है जो उसे कुछ अजनबी सी लग रही थी। जब उसे होश आया तो उसने अपना दिशा सूचक यंत्र निकाला, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। इस समय हीरो को बिल्कुल भी पता नहीं था कि तेजी से घूम रही थीं केवल कंपास की सुइयां ही नहीं बल्कि भाग्य के पहिए भी। जैसे जैसे उसके चारों ओर फैला हुआ कोहरा धीरे धीरे छूटने लगा, उसके सामने का दृश्य पूरी तरह बदल गया। हीरो को महसूस हुआ कि वह किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर चुका है। जब उसने ऊपर देखा तो एक विशाल काला दानव धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। वह एक ऐसा पौराणिक जीव था जो इतिहास के मंच से सैकड़ों साल पहले गायब हो चुका था। ड्रैगन। सिर्फ उसके उतरने से पैदा हुआ वायु दबाव ही हीरो को उड़ाकर फेंक देने के लिए काफी था। यह सच था कि हीरो ने अपनी जिंदगी में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें खो दी थीं और जिन बातों से उसे चोट पहुंचती थी उनसे वह हमेशा भागता रहा था। तुम उसे कमजोर कह सकते हो, उसे निकम्मा कह सकते हो, लेकिन कम से कम एक बात तो निश्चित थी, उसने कभी भी अपनी जान आसानी से छोड़ देने के बारे में नहीं सोचा था। सिर्फ एक पल में हीरो ने निर्णय ले लिया। इस समय वह केवल एक ही काम कर सकता था, भागना। उसने स्मोक बॉम्ब फेंका और पूरी गति से विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य से ब्लैक ड्रैगन अपने खिलौने को इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था।
हीरो ने अपनी पूरी रफ्तार लगा दी, फिर भी वह ड्रैगन की मार्ग सीमा से बाहर नहीं निकल पाया। ड्रैगन ब्रेथ का एक वार उसके बेहद करीब से गुजरा। सिर्फ उसके झटके ने ही हीरो को आसमान में उछाल दिया। जमीन पर एक विशाल उल्का पिंड जैसा गड्ढा बन गया और उसके तुरंत बाद बिना किसी मंत्रोच्चार के बेहद कम तैयारी समय वाला, पूरे क्षेत्र को ढक लेने वाला उच्च स्तरीय जादू उसके पीछे आ गया। एक पल में प्रकाश ने हीरो की दृष्टि के हर कोने को भर दिया, मानो वह किसी रिश्तेदार के बिगड़ैल बच्चे के हाथों टूटे हुए खिलौने की तरह हो। हीरो एक बार फिर जोर से जमीन पर आ गिरा। अपनी इस छोटी सी जिंदगी में वह काफी लोगों से मिला था। क्या सचमुच कोई भी ऐसा नहीं था जो उस पर विश्वास करता हो, जो उसके पक्ष में खड़ा हो? नहीं, ऐसा नहीं था। सिर्फ इसलिए कि वह बहुत डरपोक और कमजोर था, वह बार बार उन लोगों से दूर भागता रहा। लेकिन अब शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अंधकार पूरी तरह उतर आएगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा लगता था कि कोई इस अंत से सहमत नहीं था। एक परछाई तेजी से गुजरी और हीरो को उस काले मृत्युदूत के पंजों से छीन लिया। जो व्यक्ति ब्लैक ड्रैगन और हीरो के बीच आकर खड़ा हुआ वह था मास्टर और ब्लैक ड्रैगन के आमने सामने खड़े होने के उन कुछ सेकंडों में हीरो ने पहली बार अपने प्रतिद्वंद्वी का पूरा रूप देखा। काला विशाल शरीर, 5 रंगों वाले पंख। जिसका हम सामना कर रहे हैं वह शायद वही ड्रैगन है जिसे ड्रैगन जाति ने साथी ड्रैगन को निगल जाने के कारण सील कर दिया था। परम दुष्ट ड्रैगन किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन। उस अपशकुनी आकृति को घूरते हुए मास्टर ने तुरंत आगे कहा, हमारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है, भागो। यह कहकर वह सीधे ब्लैक ड्रैगन पर टूट पड़ा। लेकिन मास्टर की तलवारबाजी भी ब्लैक ड्रैगन को जरा सा नुकसान नहीं पहुंचा सकी। अपने सामने आए चुनौतीकर्ता को देखकर ब्लैक ड्रैगन भी पूरी ताकत से लड़ने लगा। एक के बाद एक क्षेत्रीय जादू बरसने लगे। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। मास्टर अच्छी तरह जानता था कि अपने सर्वोच्च समय में भी वह इस ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी वह कम से कम अपने मूर्ख शिष्य को भागने के लिए कुछ समय दिला सकता था। युद्ध पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किए हुए मास्टर ने यह नहीं देखा कि उसके पीछे खड़ा उसका शिष्य भागने का कोई इरादा ही नहीं रखता था। भागो भागो, फिर से भागो। आखिर वह कितनी बार भाग चुका था उसे अब याद भी नहीं था। लेकिन इस बार हीरो अब खुद को दोबारा भागने की अनुमति नहीं देने वाला था, क्योंकि इस समय उसके सामने खड़ा होकर एक साधारण इंसान के शरीर से ड्रैगन किंग का सामना करते हुए अपनी जान दांव पर लगाने वाला व्यक्ति वही मास्टर था जिसने उसे बचाया था और उसे दूसरी जिंदगी दी थी। वह मास्टर को यूं मरने नहीं दे सकता था। लेकिन सच कहें तो हीरो की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे बोझ कहना भी शायद उसकी तारीफ ही होती। और तभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हीरो तीसरी बार हवा में उछालकर फेंक दिया गया। लेकिन इस बार जमीन पर पड़े हुए हीरो का मन असाधारण रूप से शांत था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर के भीतर कोई आवाज गूंज रही हो। वह किसी भारी वस्तु के ढीला होकर गिरने जैसी आवाज थी। शायद यह सिर्फ भ्रम था। उसने देखा कि एक विशाल जंजीर उसके पूरे शरीर को जकड़े हुए थी, लेकिन उस जंजीर की पकड़ पहले की तुलना में कहीं अधिक कमजोर लग रही थी। उसे महसूस हुआ कि अगर अभी कोशिश करे तो शायद वह उससे मुक्त हो सकता है। हीरो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक जोरदार धमाके के साथ उसे महसूस हुआ कि एक परिचित लेकिन फिर भी अनजानी शक्ति उसके पूरे शरीर में भर गई है। वह उसकी अपनी मूल शक्ति थी। वह दौड़ पड़ा। उसकी गति पहले से कहीं अधिक तेज थी। उसका शरीर पहले से कहीं अधिक हल्का था। हालांकि वह अब भी ब्लैक ड्रैगन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन अब वह उन घने जादुई हमलों से बच निकलने में सक्षम था। मास्टर ने तुरंत अपने शिष्य में आए इस बदलाव को महसूस कर लिया। वह सब समझ गया। उसने तूफान जैसी तेज तलवार तकनीकों का प्रयोग करते हुए अपने शिष्य के लिए रास्ता बनाया। इतने छोटे और तुच्छ जीव उसका विरोध करने की हिम्मत कर रहे थे। हीरो और मास्टर के इस अप्रत्याशित प्रतिरोध ने ब्लैक ड्रैगन को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। और यह समझना कठिन नहीं था। मान लो तुमने एक पूरी बोतल कीटनाशक किसी दक्षिणी विशाल तिलचट्टे पर छिड़क दी, लेकिन वह फिर भी पहले की तरह इधर उधर दौड़ता रहे तो तुम्हें भी गुस्सा आएगा। ड्रैगन किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। इस बार उसने सचमुच पूरी ताकत लगाने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी एक अजीब दृश्य सामने आया। जब अत्यधिक मात्रा में जादुई शक्ति एक बार फिर ब्लैक ड्रैगन के आसपास इकट्ठी होने लगी तो उसके चारों ओर एक के बाद एक विशाल जादुई मंडल प्रकट होने लगे, मानो किसी प्रणाली ने अत्यधिक जादुई ऊर्जा का पता लगा लिया हो और उसके जवाब में स्वचालित रक्षा तंत्र सक्रिय हो गया हो। इस अपार शक्ति के दबाव में ब्लैक ड्रैगन की ताकत बहुत बड़े स्तर पर कमजोर कर दी गई। अब वह पहले वाला अजय और सर्वशक्तिमान ड्रैगन किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं रहा था।
और दूसरी ओर बंधनों से मुक्त हुए उस लड़के ने भी इस एक बार जीवन में मिलने वाले मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली सोर्ड ऑरा को, जिसे वह अभी तक संकेंद्रित कर सकता था, अपनी तलवार पर केंद्रित कर दिया। इस बार उसकी तलवार सफलतापूर्वक ड्रैगन के शल्कों को चीर गई, उसकी खाल को काट गई और उसके मांस को भेद गई। लेकिन यह अभी अंत नहीं था। हीरो ने अपने शरीर में बची हुई सारी ची अपने दाएं मुक्के में केंद्रित कर दी। फिर उसने अपनी प्रिय तलवार को बिच्छू के डंक की तरह ड्रैगन की गर्दन में गहराई तक घोंप दिया। तभी जाकर वह पौराणिक जीव आखिरकार धराशायी हुआ। जिस ड्रैगन किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन की शक्ति दबा दी गई थी, वह एक ऐसे इंसान द्वारा मारा गया जिसने स्वयं अपने बंधनों को तोड़ दिया था। शायद यह सब पहले से ही नियति में लिखा हुआ था। हीरो का शरीर पूरी तरह खाली हो चुका था। वह लगातार 3 दिन और 3 रात तक बेहोश रहा। तब जाकर उसे होश आया। इस पूरे समय मास्टर एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं गया। वह 24 घंटे हीरो का उपचार और देखभाल करता रहा। जब उसने अपने शिष्य को फिर से आंखें खोलते देखा, तभी उसके दिल को सुकून मिला। धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज सामान्य दिनों की तुलना में कुछ अधिक कोमल थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी गंभीरता थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। मूर्ख शिष्य, तुम सच में बहुत विरोधाभासी इंसान हो। मैं जानता हूं कि तुम उस लड़की की वजह से यहां पढ़ने आए थे। उसी की रक्षा करने के लिए तुम मजबूत बनना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हारा और उसका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हारे पास अकादमी में बने रहने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था, फिर भी तुम रुके रहे। अगर तुम उसे भूल नहीं सकते तो तुम्हें पूरी ताकत से उसका विश्वास वापस जीतने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन तुम उससे पास जाने से डरते हो और साथ ही अवास्तविक कल्पनाएं भी करते हो कि किसी दिन तुम दोनों के बीच की गलतफहमियां अपने आप दूर हो जाएंगी। तुम उसे छोड़ भी नहीं सकते और उसका सामना करने का साहस भी नहीं जुटा सकते। इसलिए तुम हर दिन खुद को प्रशिक्षण में डुबोकर अपनी भावनाओं को सुन्न करने की कोशिश करते रहे। तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी स्वेच्छा से सबसे निचले स्तर पर पड़े रहे, अपमान और उत्पीड़न सहते रहे। तुम्हें बांधने वाली जंजीर सिर्फ वह नहीं है जो तुम्हारे शरीर पर थी, तुम्हारे भीतर भी एक और जंजीर मौजूद है। भागना शायद कभी कभी काम आ जाए, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है जब भागना संभव नहीं रहता। मैं महसूस कर सकता हूं कि ड्रैगन किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ हुई लड़ाई के बाद तुम्हारी मूल शक्ति का एक हिस्सा वापस लौट आया है। अगर तुम अपनी इच्छा से अपने ऊपर पड़े बंधनों को तोड़ सको तो तुम्हारे पास पहले से कहीं अधिक विकल्प होंगे। उसके बाद तुम किस रास्ते पर चलना चाहते हो, तुम अच्छे से इस बारे में सोचो। आज रात वापस मत आना। अगर तुम हॉस्टल जाओ तो यहीं मेरे पास आराम कर लेना। मास्टर की यह बात सुनकर हीरो एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अपने शिष्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मास्टर कभी भी ऐसी बातें सीधे नहीं कहता था, लेकिन साफ था कि वह अपने शिष्य की हर स्थिति पर नजर रख रहा था। हीरो मास्टर की बातों के बारे में सोचते सोचते धीरे धीरे अपने ही विचारों में खो गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि एक असामान्य गर्माहट उसके ऊपरी शरीर को घेर रही है। वह मास्टर, जो हमेशा स्पीकर में भी बेहद संयमित और सीमित दूरी बनाए रखने वाला व्यक्ति था, अचानक उसे कसकर गले लगा लेता है। वापस आ गए हो, तुमने बहुत अच्छा किया है। शायद इसलिए कि उसने कभी मास्टर के इतने करीब होने का अनुभव नहीं किया था। हीरो ने इस बार ध्यान दिया कि मास्टर की आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसकी ऊर्जा भी अस्थिर थी। लगता था कि मास्टर उतना शांत नहीं था जितना वह दिखता था। शायद शरीर हो या मन, दोनों ही पूरी तरह थक चुके थे। हीरो के मन में कई तरह की भावनाएं एक साथ भर गईं। उसकी दृष्टि भी धुंधली होने लगी। जैसे ही उसका मन थोड़ा ढीला पड़ा, तेज थकान की लहर उसके पूरे शरीर में फैल गई और वह मास्टर की बाहों में ही सो गया। उस परेशान करने वाले शिष्य को अपनी बाहों में सोता देखकर मास्टर के मन में पुरानी यादें फिर से जाग उठीं। मास्टर कभी किसी पूर्वी द्वीप राष्ट्र के प्रसिद्ध तलवार परिवार की चौथी बेटी थी। बहुत छोटी उम्र से ही उसने अद्भुत तलवार प्रतिभा और कौशल दिखाया था। उसका तलवार के प्रति प्रेम धीरे धीरे जुनून की हद तक पहुंच गया। वयस्क होने के बाद मास्टर की बड़ी बहन ने एक ऐसे मित्र को उससे मिलवाया जो तलवार सीखना चाहता था। इस तरह मास्टर के जीवन में पहली बार उसका अपना शिष्य आया। कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए और जीवन भर साथ रहने का वादा कर लिया। लेकिन विवाह के दिन एक अजनबी व्यक्ति अचानक समारोह में घुस आया। उसने दावा किया कि उसका मास्टर के साथ पहले से संबंध था। मास्टर ने पूरी कोशिश की इस बात को झूठ साबित करने की, लेकिन शक का बीज उसके प्रेमी के दिल में पड़ चुका था और अंततः विवाह रुक गया। मास्टर ने न केवल अपना सुख खो दिया बल्कि अपनी प्रतिष्ठा भी खो दी। 1 साल बाद इस पूरे षड्यंत्र के पीछे का असली चेहरा सामने आया। असल में यह सब उसकी बड़ी बहन की योजना थी। उसकी बड़ी बहन का मानना था कि छोटी बहन ने न केवल परिवार का ध्यान उससे छीन लिया
बल्कि उसका सबसे प्रिय व्यक्ति भी उसे ले लिया। इसलिए उसने पूरी साजिश रची ताकि अपनी बहन की खुशी को नष्ट कर सके। अपने ही सबसे करीबी रिश्तेदार के विश्वासघात से मास्टर ने सब कुछ खो दिया। हताश होकर उसने घर छोड़ दिया और समुद्र पार करके इस अजनबी भूमि पर उपचार के लिए आ गया। कई साल बाद जब वह उस लड़के को देखती है जिसकी आंखों में जीवन का उत्साह लगभग खत्म हो चुका है और जिसका दिल टूट चुका है, तो मास्टर को वह दर्दनाक दोपहर याद आ जाती है जब वह अपने घर से निकल रही थी। इस स्मृति के आते ही मास्टर का चेहरा दर्द से भर जाता है। पुराना घाव अब भी मौजूद था और आज भी कभी कभी यह भी एक तरह की किस्मत ही होती है। एक हफ्ते बाद नायक का शरीर इतना ठीक हो चुका था कि वह स्कूल जा सके। पता नहीं क्यों जो बहुत कम ही जंगल से बाहर निकलता था, उसका मास्टर जिद करके उसे खुद शहर में सामान खरीदने ले गया। जब दोनों अलग हुए, मास्टर ने बार बार चेतावनी दी कि स्कूल खत्म होने के बाद जरूर जंगल में उससे मिलने आना। कुछ घंटों बाद जब नायक सबसे तेजी से जंगल की झोपड़ी में पहुंचा तो उसने एक बहुत ही अजीब और अविश्वसनीय दृश्य देखा। हमेशा गंभीर रहने वाला मास्टर असाधारण रूप से ढीला और शांत दिखाई दे रहा था और पहली बार उसने यह मांग की कि शिष्य उसके साथ बैठकर बातें करे। मास्टर ने अपने देश के बारे में बात की, अपने जन्म स्थान के बारे में बताया और इस महाद्वीप पर आने के बाद के अपने अनुभव सुनाए। आखिर में उसने शिष्य के बारे में भी कई बातें पूछीं। नायक को उस समय ध्यान नहीं था कि हालांकि बातें साधारण और घरेलू थीं, मास्टर का चेहरा धीरे धीरे उदास होता जा रहा था। ऐसे पल अगर थोड़ी देर और मिल जाते तो कितना अच्छा होता। काश मैं कुछ दशक पहले जन्मा होता। अगर मुझे यह बीमारी ना होती तो मैं जरूर इस बच्चे के साथ जीवन बिताना चाहता। लेकिन इस दुनिया में अगर जैसा कुछ नहीं होता, तुम्हारे पास की जगह किसी और बेहतर व्यक्ति के लिए छोड़ दो और गुरु की बात रही तो बस तुम्हारे दिल में रहना ही काफी है। मास्टर का चेहरा फिर से अपनी पुरानी कठोरता और शक्ति में लौट आया। उसने अपना संकल्प कर लिया था, हे बेवकूफ शिष्य, आखिरी प्रशिक्षण शुरू होता है। मुझे मारने का संकल्प लेकर आओ, वरना मरने वाला तुम हो जाओगे। नायक को कुछ समझ ही नहीं आया। वह समझ नहीं पाया कि मास्टर के भाव इतने जल्दी क्यों बदल गए। शिष्य के सवालों के जवाब में मास्टर ने सिर्फ तलवार से जवाब देने का फैसला किया। जैसे ही दोनों की आंखें मिलीं, नायक समझ गया मास्टर पूरी तरह गंभीर था। इस बार का प्रशिक्षण पहले की किसी भी बार से कहीं ज्यादा कठिन था। हालांकि मास्टर ने पूरी ताकत नहीं लगाई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि उसकी हर तलवार उसकी जान ले सकती थी। बिना किसी कमजोरी के लगातार वार, सिर्फ उसकी गति के साथ चलना और बचना ही पूरी ताकत खत्म कर रहा था। किसी तरह किक को रोककर बचाव किया और दूरी बनाई, फिर अपनी तलवार की तकनीक छोड़ी, लेकिन ठीक उसी रास्ते पर आने वाली तलवार की ऊर्जा ने उसे दबा दिया और फिर वह बुरी तरह घायल हो गया। क्या तुम अब भी नहीं समझे? अपने शरीर की जंजीरों को नहीं तोड़ोगे तो तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं बन सकते। उठो, गिराए जाओ, फिर उठो, फिर से गिराए जाओ, जब तक तुम पूरी तरह टूट फूट नहीं जाते। नायक अपने मास्टर की तलवार का पूरी ताकत से सामना नहीं कर पा रहा था। उसके लिए तो मास्टर की तलवार से मर जाना भी ज्यादा आसान स्वीकार करने योग्य परिणाम था। नायक को इतनी जिद करते देख मास्टर ने मजबूरी में बात कही। उसने साफ साफ बताया कि उसके पास अब समय बहुत कम बचा है। उसने यह भी बताया कि वह यहाँ क्यों आया और क्या हुआ था। उसने यह भी स्वीकार किया कि नायक को बचाते हुए उसे खुद भी एक तरह की मुक्ति मिल गई थी। मेरी बात सुनो, हे मूर्ख शिष्य, यह मेरे गुरु की आखिरी विनती है। नायक समझ गया। अब उसे समझ आ गया कि मास्टर आज अजीब क्यों था, क्योंकि यह उसके जीवन का आखिरी दिन था। उसकी आखिरी इच्छा। अब मेरे पास कोई कारण नहीं है उसे न मानने का। फिर नायक ने ड्रैगन को देखा। ड्रैगन किंग और उसकी शक्ति पर नियंत्रण के बीच क्या संबंध है, वह अभी पूरी तरह नहीं समझ पाया था। लेकिन उसे इतना पता था कि ड्रैगन को मारने के बाद से वह ड्रैगन किंग उसके मन के भीतर बस गया था। और उसे यह भी पता था कि जब तक उसकी शक्ति की चाहत मजबूत रहेगी, उसके शरीर की ड्रैगन जंजीर टूट सकती है। अगले ही पल नायक ने अपने पूरे शरीर में एक विशाल ऊर्जा महसूस की। जब उसने देखा कि उसका शिष्य सफलतापूर्वक अपनी जंजीर तोड़ चुका है और उस विशाल शक्ति से नष्ट भी नहीं हुआ, मास्टर ने राहत की सांस ली। अब उसके पास और कोई चिंता नहीं बची थी। आखिर में चलो एक आखिरी बार पूरी ताकत से लड़ते हैं। पूरी ताकत से आते मास्टर के सामने इस बार नायक ने तलवार से जवाब दिया। तकनीक और अनुभव का अंतर अब गति और ताकत से पूरा हो रहा था। तलवारों की टक्कर, ऊर्जा का संघर्ष। यह पहली बार था जब नायक ने मास्टर से सीखी हुई हर तकनीक को पूरी ताकत से इस्तेमाल किया। वाकई कितना शानदार एहसास है। कई दौर की जांच पड़ताल के बाद गुरु और शिष्य दोनों ने मान लिया कि अब समय आ गया है। अब इस एक आखिरी चाल में सब कुछ झोंक देने का समय है। इस तमाशे को खत्म करने का समय है। तलवार को म्यान में वापस रखा गया और लगातार शरीर का संतुलन
नीचे किया गया। गुरु और शिष्य की हरकतें जैसे ध्यान, मेडिटेशन की अवस्था जैसी शांत थीं। यह दृश्य जैसे एक पल के लिए जम सा गया और उसी एक पल में दोनों एक साथ गायब हो गए। अगले ही क्षण उनके शरीर आपस में टकराए, तलवारें एक दूसरे से भिड़ीं और धातु के टूटने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। फिर भी मैं तुमसे हार गया, बूढ़ी औरत। नायक ने तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा, लेकिन उसकी तलवार अब गायब हो चुकी थी। गुरु ने भी अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर दी थी और थक कर जमीन पर गिर पड़े। नायक तेजी से मुड़ा और पूरी ताकत से गुरु के पास पहुंचा। उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसे समझ आ गया था कि अब अंतिम समय आ चुका है। आंसू लगातार बह रहे थे। नायक रोते हुए कठिनाई से शब्द बनाने की कोशिश कर रहा था। जो कहना चाहता था वह बहुत कुछ था, लेकिन सब उसके गले में अटक गया। गुरु की सांसें इतनी कमजोर थीं जैसे हवा में कांपती सूखी शाखा। फिर भी उसने मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की, जैसे अपने घबराए हुए शिष्य को देख रहा हो। हालांकि मैंने कभी तुम्हें बहुत बड़े अधिकार के साथ उपदेश दिए, लेकिन सच तो यह है कि मुझे तुम्हें दोष देने का कोई हक नहीं था। भागना भी गलत नहीं है और रुक जाना भी नहीं, लेकिन एक चीज से मत भागना, हकीकत से भागने और ठहर जाने के सच से, वरना तुम भी मेरी तरह हो जाओगे और फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। गुरु अब थक चुका है, थोड़ी देर सोना चाहता है। इतना कहकर गुरु ने आंखें बंद कर लीं। गुरु के जीवन पर नजर डालें तो उसका शुरुआती जीवन निस्संदेह एक आपदा था। उसने जो कुछ भी पाया था सब कुछ बर्बादी में बदल गया था, लेकिन पीड़ा से टूटे होने के बावजूद उसने कभी बदले की आग में सब खत्म करने का रास्ता नहीं चुना। वह बस अपने दुखों को दिल में दबाकर रखता रहा और समय को घाव भरने देता रहा। अकेलेपन में बीता उसका जीवन का दूसरा हिस्सा बीमारी से भी घिर गया था, लेकिन जीवन के अंतिम समय में ही उसे कुछ हद तक एक भरा पूरा जीवन मिला। अपने शिष्य से मुलाकात ने उसकी तलवार को एक उद्देश्य दिया, उसके जीवन भर के ज्ञान को एक उत्तराधिकारी मिला और उसके जीने का प्रमाण अंततः उसी के दिल में अंकित हो गया। इस तरह गुरु की कहानी का अंत हो गया और नायक के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो गया। आगे की कहानी इच्छुक लोग खुद पढ़ सकते हैं।